Hello students, today we are continuing the previous lecture. Okay, last lecture में हमने क्या डिस्कस किया था कि as per the Newton's law of gravitation, every planets attract या every object attract another object. Yes or no? लास्ट में क्या डिस्कस किया था? जितने भी इस वर्ल्ड वाइड ऑब्जेक्ट हैं सभी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर है? एंड that attractive force is a directly proportional to the वो attractive force किसे proportional होता है? That attractive force is directly proportional to the multiplication of their masses and inversely proportional to the square of the distance between both. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. क्लियर है? अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. क्लियर है? तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसी पे आते हैं. एज पर द कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एज पर द कंसेप्ट कि लेट एज्यूम दैट मास m1 एंड m2 ओके एंड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज d. ओके, तो उस केस में f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर. तो हमने क्या कहा था, इन दोनों को जब कंबाइंड करोगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम हटाते हैं देन वी यूज अ कांस्टेंट कैपिटल जी. ओके, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो कैपिटल जी है. कैपिटल जी क्या होता है? इट इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है कैपिटल जी की? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. इसका हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग द यूनिवर्सल? क्योंकि इस यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाओ ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आपसे. व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर. क्लियर है? ये फॉर्मूला दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. जनरली 9th क्लास के सिलेबस में ये क्वेश्चन इस पे जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में. क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं हम इस पे. व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखते हैं. आपको मालूम है अगर दो ऑब्जेक्ट के आपके पास है m1 और एक दूसरा है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस r हो तो फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. डिस्टेंस d होता तो d स्क्वायर लिखते हम लोग, आप r स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. यह है इक्वेशन नंबर 1. केस क्या कहता है ध्यान सुनिएगा. अगर पहला केस ये कहता है अगर एक मास को डबल कर दिया जाए तो किसी एक को डबल कर दो, चाहे m1 को या m2 को. हमने एज्यूम किया लेट m1 इज कन्वर्टेड इनटू 2m1, जस्ट डबल कर दिया. तो नया फोर्स हमने क्या एज्यूम किया वो F डैश है. तो F डैश क्या होगा? G 2m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर. यस या नो? यहां पे 2 पहले लिख दो तो G m1 m2 बाई r स्क्वायर. तो क्या देख रहे हो आप? ये G m1 m2 बाई r स्क्वायर किसके इक्वल है? कैपिटल F के इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग. तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ F. तो इसे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमने, ध्यान समझना, अगर हमने फोर्स एक भी मास को डबल किया तो फोर्स क्या हो जाएगा? जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा. नया फोर्स पुराने फोर्स का 2 गुना हो जाएगा. क्लियर है? सेकंड केस क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल. तो पहला केस अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दे. क्लियर है? अगर डिस्टेंस को डबल कर दे तो नए फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा? आइए देखते हैं हम लोग. नया फोर्स अगर मैं F डैश फिर से मान लूं क्या हुआ? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. इस बार r को डबल कर दिया तो 2r को डबल कर दिया 2r स्क्वायर. तो क्या हो गया? G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर हो गया. या लिख सकते हो 1/4 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो क्या देख रहे हो आप? F डैश क्या हो गया? 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्डर फोर्स. यस या नो? तो अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दोगे
तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस को ट्रिपल कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर उनके बीच का 4 टाइम्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका उल्टा, डिस्टेंस को आधा कर दो, डिस्टेंस को आधा कर दो तो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर आधा किया, अब और कम कर दिया, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 टाइम्स कर दिया और कम कर दिया तो 9 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। तो डिस्टेंस कम करने से फोर्स उसकी स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ जाता है, और डिस्टेंस को बढ़ा देने से फोर्स की वैल्यू उतनी स्क्वायर के फॉर्म में कम हो जाता है। आई बात समझ में? तीसरा पार्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन का, इसको भी देख लो। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। भैया दोनों मास को डबल कर दिया आपकी बात। तो तीसरे केस में आते हैं, m1 भी 2m1 हो गया, m2 भी 2m2 हो गया। उस केस में जो नया फोर्स होगा F डैश क्या होगा बताइए, G2m1 इंटू 2m2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं किया है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो, जो नया फोर्स है पुराने फोर्स का 4 टाइम्स हो गया। F डैश इज योर 4 टाइम्स ऑफ F। तो ये कंक्लूजन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्लियर है? तो एक रिकॉल मारिए, इसको रिकॉल करिए, कम टू द रिकॉलिंग कि व्हाट इज द फोर्स, F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जहां G क्या है, एक कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? और उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल देखा, और न्यूमेरिकल का हमने रिजल्ट देखा। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंस? क्लियर है? तो पहला इंपॉर्टेंस बात है हम लोग, द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ। हम लोगों को अर्थ पे जो हम लोग रुके हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के बेसिस पे, या ये कह सकते हो जो न्यूटन ने अपना लॉ दिया है, ये लॉ का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे पता चलता है कि हम लोगों को, हम अर्थ सरफेस बंधे हुए हैं, तो हमें बांधने का, हमें रोकने का काम कौन कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। क्लियर है? दूसरा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, या अर्थ जो है खुद सन के अराउंड घूम रहा है, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ड्यू टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्लियर है? तीसरा है, जो टाइड वेव आता है सन और मून की वजह से अर्थ पे, वो भी सन के अराउंड अर्थ का और अर्थ के अराउंड मून के रोटेशन की वजह से आता है। ये चीजें आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे समझाया जाएगा आपको। क्लियर है? तो अल्टीमेटली दैट इज अ वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इन आवर लाइफ। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब पॉइंट आता है, ध्यान समझिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है अर्थ सरफेस पे। क्लियर है? तो समझते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी अर्थ सरफेस पे। पहले एक जनरल डिस्कशन हम लोग करते हैं। आपको पता है कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाँ या ना? उस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। अगर मैं कहूं ये अर्थ है जिसका मास m सफिक्स e लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ, और इसका रेडियस हमने अज्यूम किया r e है, रेडियस ऑफ अर्थ, और इस अर्थ सरफेस पे एक मास रखा हुआ है, जैसे आप ही एक मास है जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल m रखा हुआ है। तो इस केस में इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं कहूं तो अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई किया है उस मास के ऊपर, मास हो सकता है हम हो, आप हो, या आपका स्कूल हो, आपकी बिल्डिंग हो, जो कि अर्थ सरफेस पे स्टेबल है। क्लियर है? तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय, दोनों के बीच का गैप कितना है, जितना ये रेडियस है, हाँ या ना? जितना ये रेडियस है ना उतना तो गैप है, आर ई के बराबर है, तो डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपको पता है कि अर्थ सरफेस पर आप रुके हो तो एक वेट अप्लाई करते हो, आप भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर अर्थ आपको की तरफ खींच रहा है तो आप भी तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो।
अगर आपका वेट m इंटू जी हो, जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अगर अर्थ की तरफ आप जी एक्सीलरेशन से आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपका वेट या आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी को बोलते हैं वेट। तो वेट क्या होगा? m इंटू जी। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मास एंड वेट में डिफरेंसेस, ठीक है? अभी बस इतना जान लो, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है m इंटू जी होता है, जहां जी क्या है? एक एक्सेलरेशन है। किसका? अर्थ के द्वारा अप्लाई किया गया एक्सेलरेशन किसके ऊपर? ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो तुम्हारे हिसाब से ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए अगर बैलेंस कंडीशन है। इसका मतलब m इंटू जी इज इक्वल टू होना चाहिए जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दिस इज अ रिलेशन ऑफ स्मॉल g। क्लियर है? दिस इज रिलेशन ऑफ स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G। आई बात समझ में? यही पॉइंट हमने अगले टॉपिक में डिस्कस किया है। ध्यान से देखिए क्या डिस्कस किया है। हमने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है? इक्वल टू m इंटू जी। ओके, और ग्रेविटेशनल लॉ के बेसिस फोर्स कितना होता है? इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों आपस में अगर इक्वल होंगे तो हमने इक्वल कर दिया, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। इधर लेफ्ट साइड में आपका जो m है, ये m और ये m कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। यस या नो? मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, आपको याद रखना है इसको। और रेडियस होता है 6.63 इंटू 10 पावर 6 मीटर, उसका स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो स्मॉल g की वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आ गया स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आई बात समझ में? लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और है, ध्यान समझिएगा। आपने क्या देखा? जो स्मॉल g की वैल्यू है वो एक तो कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका मतलब ये तो रहा किसके लिए? अर्थ के लिए। अगर मैं किसी दूसरे प्लेनेट की बात करूं तो जरूरी है कि सभी प्लेनेट का मास अर्थ के मास के बराबर हो? नहीं ना। इसका मतलब जिस प्लेनेट का मास अर्थ के मास से ज्यादा होगा और रेडियस अगर उसके इक्वल है तो उस पे जी की वैल्यू अर्थ के जो जी की वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि मास ऑफ प्लेनेट अगर इंक्रीज करेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगा, और रेडियस ऑफ प्लेनेट अगर इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर है? आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं कहानी बात करूं अर्थ सरफेस पे, आपको मालूम होना चाहिए अर्थ एक ओवल शेप में होता है, अंडे के आकार में होता है। क्लियर है? जिसमें इसका जो ये मेजर एक्सिस है बोलते हैं इक्वेटर, और इसको बोलते हैं पोल। क्लियर है? इक्वेटर पे जो रेडियस होता है, रेडियस एट इक्वेटर, ये ज्यादा होता है रेडियस एट पोल। हाँ या ना? तो जी एट इक्वेटर क्या होगा? कम होगा जी एट पोल। तो पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब यह प्रूफ हो गया कि स्मॉल जी की वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करता है। जबकि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ये कभी वेरी नहीं करती। यस या नो? इसी को देखते हुए हमने अगला टॉपिक डिस्कस किया है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बात करते हैं। स्मॉल कैपिटल जी क्या होता है? कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज फिक्स 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आई बात समझ में? जबकि कैपिटल जी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है और ये कांस्टेंट है। डिफरेंस देखना, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है और स्मॉल जी एक एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा आता है
इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। वर्डिंग ध्यान रखना, इट्स वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट, ये वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, रिमेन्स कांस्टेंट एंड एवरीवेयर। जबकि स्मॉल जी क्या करता है, वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, मैंने आपको इसके पहले टॉपिक में डिस्कस कर लिया, क्लियर है। कैपिटल जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एक्सेलरेशन आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होता है भाई, अगर अर्थ पे बात करूं तो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है ना भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहां से गिराया है तो अर्थ की तरफ आ रहा है ना, तो जी का होगा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो जी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई बात समझ में, क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए। इफ टू स्टोन्स 150 ग्राम एंड 500 ग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, which stone will reaches the surface of earth first, explain your answer। चल भाई देखते हैं, ये सपोज करो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट आपने यहां से ड्रॉप किया है जिसका मास है 150 ग्राम, सेम हाइट से दूसरा सरफेस ड्रॉप किया है 500 ग्राम, दोनों का एक्सीलरेशन जी है, दोनों की हाइट सेम है, कोई डाउट है, ओके। कौन जल्दी पहुंचेगा, बात करें, दोनों का इनिशियल स्पीड क्या है, u इज इक्वल टू 0, इसका भी इनिशियल स्पीड क्या है, u इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में बात करते हैं, फर्स्ट केस में, केस 1 ध्यान रखिएगा, केस 1 आपको पता है h इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, आपके पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबने पढ़ा इसको। यहां s की जगह हाइट कितना है, डिस्टेंस कितना है, h है, u सबका 0 है, तो प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इसका है g इंटू टी स्क्वायर, या लिख सकते हो h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। इस 2 को इधर ले जाओ तो 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। सेम वे 2h अपॉन जी कर दोगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर के, और यू कैन से t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, हाँ या ना। ये टाइम हो गया पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा भी उसी हाइट से आप गिरा रहे हो, एग्री करते हो, दूसरा भी उसी हाइट से आप गिरा रहे हो, तो दूसरे के केस में वही सेम देख लो कैसे क्या होगा। दूसरे केस में भी हाइट सेम है, u 0 है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर वहां भी हो गया, T2 मान लो इसको यार, पहले वाले को T1 मान लो, इसके जस्ट जो पहले है उसको आप T1 मान लो, पहला केस है तो T1 मान लो, T1 एंड T1। सेम केस इसमें आ जाएगा, इसको T2 मान लो तो क्या आ जाएगा, 2h इज इक्वल टू जी T2 स्क्वायर, जी इधर ले जाओगे 2h अपॉन जी इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, और यू कैन से T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो क्या दिख रहा है आप, 1 और 2 की जो वैल्यू है, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट 2h बाई जी, एक तो किस हाइट से गिराया जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो T1 की भी वैल्यू यही है और T2 की वैल्यू यही है। इसका मतलब क्या है, अगर सेम हाइट से गिराया जाए किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे उसका मास कुछ भी हो, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक पेपर को रैप करके गिराया जाए और एक हैमर गिराया जाए, एक लाइट वेट है एक हैवी वेट है, दोनों क्या होंगे, अर्थ सरफेस पे सेम टाइम में पहुंचेंगे अगर सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए तो। आई बात समझ में। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये आप लोग कई बार कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इन इक्वेशंस को, क्लियर है। आपने पढ़ा है इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है सबने, ये दैट इज आई थिंक मैंने जहां से लिया है दैट इज नॉट गुड। तो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अलग से। आप लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस
ए टी पढ़ा है सबने। दूसरा पढ़ा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन पढ़ा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है। अगर अंडर ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाए, ध्यान समझना, अंडर ग्रेविटी ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, मैंने इसे डॉटेड लाइन दिखा दिया, और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और उसको आपने यहां से ड्रॉप कराया है h हाइट से। अगर इसके नीचे वेलोसिटी u हो तो, ठीक है, टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी v होगी। ऐसे केसेस में यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा, g होगा। तो जो इक्वेशन लिखेंगे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहां g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। दूसरा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तीसरा लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है, आई बात समझ में। इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो लेकिन एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे लगता है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन उस केस में रिटार्डेशन तरह एक्ट करेगा, तभी ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये सारे इक्वेशन में जहां प्लस यूज किया वहां माइनस कर देंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लिख देंगे, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख देंगे, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लिख देंगे। आई बात समझ में। तो हमने देखो यहां पे वही चीजें लिखी हुई है, देखिए ध्यान से। केस फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ या थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। दो केसेस है। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है, u है, देन फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला पहला लिखोगे, गलत फॉर्मूला लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है। सेम वे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, नहीं सॉरी नीचे ही आ रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, तो अगर u जीरो कर दो तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी था तो u जीरो कर दो, v इज इक्वल टू जी टी बचा। सेम वे h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सेम वे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि u जीरो हो गया ना, ठीक है। थर्ड केस आते हैं, इसका नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, when object is thrown vertically upward with initial velocity u, then the acceleration is negative। मैं बताया ना, g क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन तरह काम करेगा। इस केस में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने मॉडिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इन फॉर्मूले के बेस पे, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, या कल हम न्यूमेरिकल ही डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।